हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। आज हम हमारी नई यूनिट एवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहला टॉपिक मैं आपका ले रही हूँ, जेनेटिक बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हम आज जो हैं वहाँ से एंसेस्टर्स से हमारा जो आज रिफॉर्मेशन हुआ है वो किस तरह से हुआ है, वो धीरे धीरे एवोल्यूशन के कारण ही पॉसिबल हुआ है। कंटिन्यूशन जो चेंजेस आते जाते हैं, चाहे वो म्यूटेशन से हों, चाहे वेरिएशन से हों, किसी भी रीज़न से हों, सब कुछ एवोल्यूशन के अंदर आता है। चाहे नेचुरल सिलेक्शन है, चाहे स्पेसिएशन है, वेरिएशंस हैं, एडेप्टेशंस हैं, सारे मिलाकर के एवोल्यूशन का कारण बनते हैं। जो भी हमारा वर्तमान स्वरूप है उसमें लगातार चेंजेस आ रहे हैं, उसी के कारण हम आज जिस भी फॉर्म में हैं वो उपस्थित है। ये जो भी चेंजेस हुए हैं बहुत लंबे टाइम से हो रहे हैं, धीरे धीरे हुए हैं। कोई भी चेंज अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि एक लंबी अवधि में अनेक फैक्टर्स के कारण हुआ है। जीवों में होने वाले परिवर्तन के इस सतत प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन, एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हुआ था, लेकिन 1900 में जब मेंडल ने जेनेटिक्स के नियमों की फिर से खोज हुई थी, तब इस फील्ड में अनेक चेंजेस आए। इसके कारण रिप्रोडक्शन, जेनेटिक कैरेक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो सामने आए। जेनेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका आधार जीन्स होते हैं, जो कि डीएनए के बने होते हैं। इससे संबंधित जो भी प्रोसेस है उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। एक ही लक्षण जो है उसके विभिन्न स्वरूपों को प्रदर्शित करने वाले जीन एलील्स कहलाते हैं। ये जीन्स क्रोमोसोम पर निश्चित स्थानों पर या बिंदुओं पर स्थित होते हैं, जिन्हें कि हम लोकस कहते हैं। सभी को पता होगा क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, इसीलिए जीन भी डिप्लॉयड होते हैं। हमारे अंदर मतलब ह्यूमंस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है 46 होता है। पेयर में यदि हम बात करते हैं तो 23 पेयर होते हैं। 22 पेयर जो होता है वो ऑटोसोम्स होते हैं। 1 पेयर जो है वो एलोसोम होते हैं। मेल है तो एलोसोम्स में XY होगा, और यदि फीमेल है तो XX होता है। जीन्स में परिवर्तन होने पर प्राणी के लक्षणों में भी परिवर्तन होता है, और यही चेंजेस जो होते हैं वो एवोल्यूशन का आधार होते हैं। लेकिन किसी एक प्राणी में यदि कोई चेंज आ रहा है तो वो एवोल्यूशन का कारण नहीं बनता, जब तक कि ये परिवर्तन जो है वो बड़े लेवल का ना हो। तो ऐसा माना जाता है कि जेनेटिकल चेंजेस जो होते हैं वो तभी इम्पॉर्टेंट होते हैं या तभी जैव विकास के कारक होते हैं जब वो किसी बड़ी पॉपुलेशन में होते हैं। इसीलिए एवोल्यूशन की यूनिट जो होती है वो पॉपुलेशन होती है। आज जैसे हमारे अंदर पर्टिकुलर मैं मेरी बात करूँ, मेरे अंदर कोई चेंज आ गया तो वो मेरे साथ साथ ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो एवोल्यूशन का कोई आधार बन जाएगा। तो हमारी एक पूरी पॉपुलेशन में यदि कोई भी चेंज आया है तो हो सकता है वो नेक्स्ट कई जनरेशन तक चले। तो इस तरह से वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन चलते क्या हो जाता है, अल्टीमेटली एक दोनों के बीच में एक ऐसा चेंज आ जाता है। आज हमारी जनरेशन और 4 जनरेशन के बाद यदि हम नेक्स्ट जनरेशन देखेंगे तो दोनों के बीच में एक क्लियर डिफरेंस नज़र आता है, उसी को हम एवोल्यूशन बोलते हैं। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन एक ही जाति के प्राणियों का वह समुच्चय है जो कि ज्योग्राफिकली तो आइसोलेटेड रहते हैं और इसके प्राणी सदस्य आपस में हाइब्रिडाइजेशन करने में समर्थ होते हैं। ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड होंगे, लेकिन इनके सदस्य जो होते हैं आपस में हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। हर एक पॉपुलेशन का अपना एक जीन पूल होता है। पॉपुलेशन के प्राणियों में पाए जाने वाले सभी जीन जो होते हैं कंबाइंडली जीन पूल कहलाते हैं। पॉपुलेशन के सदस्य आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। पॉपुलेशन बड़ी है, आनुवंशिक पदार्थ में किसी भी प्रकार का चेंज या म्यूटेशन ना हो, तथा पॉपुलेशन के प्राणियों में मेटिंग रैंडम हो, तो पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी वही बनी रहती है। मान लो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, किसी भी प्रकार का उसमें चेंज नहीं हो रहा है, म्यूटेशन नहीं हो रहा है, मेटिंग जो है वो रैंडम हो रही है, तो जीन फ्रीक्वेंसी जो होगी वो वही बनी रहेगी। प्राणी के दोनों क्रोमोसोम पर एक ही लोकस पर पाए जाने वाले यदि दोनों जीन्स एक समान होते हैं तो वो होमोजाइगस कहलाता है, और यदि दोनों जीन्स अलग अलग होते हैं तो हम उसको हेटेरोजाइगस कहते हैं। जीन अपनी फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूशन में बनाए रखते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पॉपुलेशन है
यहाँ आपको एक दिख रहा जाएगा, ये सामने एक क्वेश्चन दिख रही है। एक पॉपुलेशन है, उसमें एक ही कैरेक्टर के दो एलील्स हैं, एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है। जैसे चूहे की स्किन के ब्लैक कलर के लिए बी डोमिनेंट जीन है और वाइट कलर के लिए बी रिसेसिव जीन है। यहाँ पर हम जीन्स को ध्यान में रखकर पॉपुलेशन में इन्हीं जीन्स की फ्रिक्वेंसी का अध्ययन करते हैं। इसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में 3 प्रकार के प्राणी हो सकते हैं। ब्लैक कलर की स्किन वाले होमोजाइगस जिनका कि जीनोटाइप बी होगा, ब्लैक कलर की स्किन वाले हेट्रोजाइगस जिनका कैपिटल बी स्मॉल बी होगा और वाइट कलर के होमोजाइगस जिनका कि स्मॉल बी होगा। अब हम ये मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन में टोटल एनिमल्स की संख्या 100 है और इनमें से 40 जो है होमोजाइगस डोमिनेंट, 40 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और 20 जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव हैं। तो इनकी फ्रिक्वेंसी कैसे हम ज्ञात करेंगे? देखो, मान लो हमें जीन बी की फ्रिक्वेंसी ज्ञात करनी है, कैपिटल बी की, ठीक है। तो हम ये कैसे कह रहे हैं? कैपिटल बी कितने हैं? 40 हैं, तो ये तो हो गया 40 + 40 कितना हो गया? 80, ठीक है। और फिर हेट्रोजाइगस में से हम लेंगे कैपिटल बी को, तो वो कितना हो गया? 40 डिवाइडेड बाई 100 में से हैं तो 200 हो गया, 120 डिवाइडेड बाई 200 ये हो गया 0.6। स्मॉल बी की फ्रिक्वेंसी हम कैसे करेंगे? स्मॉल बी की फ्रिक्वेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो स्मॉल बी है वो डबल हो गया तो 40 हो गया और हेट्रोजाइगस के अंदर भी स्मॉल बी है तो वो भी 40 हो गया, तो 40 80 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल्स टू 0.4। जीन जो होते हैं हमेशा डिप्लॉयड स्टेट में होते हैं, इसीलिए पॉपुलेशन में कुल जीन्स की संख्या कितनी होगी? 200 होगी, क्योंकि पॉपुलेशन में एनिमल्स की संख्या कितनी है? 100। इसीलिए होमोजाइगस डोमिनेंट एनिमल्स की संख्या यदि 40 है तो बी जीन्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 80। यदि हेट्रोजाइगस की संख्या 40 है तो इनमें बी जीन्स की संख्या 40 और स्मॉल बी जीन्स की संख्या भी 40 होगी। इसी तरह से यदि होमोजाइगस रिसेसिव की संख्या 20 है तो इसमें स्मॉल बी की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाती है। तो अब पॉपुलेशन में कुल 3 प्रकार के प्राणी पाए जा सकते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। पॉपुलेशन में इनकी फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? डोमिनेंट होमोजाइगस की यदि हमें निकालनी है तो डोमिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स। यदि हमें हेट्रोजाइगस की निकालनी है तो हेट्रोजाइगस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशंस। यदि रिसेसिव की निकालनी है हमें तो रिसेसिव डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन या एनिमल्स। अब हार्डी विनबर्ग का नियम क्या कहता है? ये देखो आप, पॉपुलेशन में जेनेटिक्स के ज्ञान की जो व्याख्या की थी वो इंग्लैंड निवासी हार्डी विनबर्ग ने करी थी। इनके द्वारा जो लॉ दिया गया था उसको हार्डी विनबर्ग लॉ कहा जाता है। ये लॉ क्या कहता है? देखो, यदि किसी भी पॉपुलेशन में मेटिंग रैंडम हो, जीन म्यूटेशन ना हो, तो पॉपुलेशन में जीन और जीन फ्रिक्वेंसी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है, जनरेशन बाय जनरेशन। इस नियम को हम कैसे देखेंगे? अब देखो, मान लीजिए एक पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट की संख्या कितनी है? 36%, हेट्रोजाइगस की संख्या 48% और होमोजाइगस रिसेसिव की संख्या 16% है। मेटिंग रैंडम हो रही है, बी और स्मॉल बी जीन में कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है, सभी प्राणी समान संख्या में गैमीट उत्पन्न करते हैं। तो ये कि हार्डी विनबर्ग लॉ क्या कह रहा है कि अब पॉपुलेशन में जीन फ्रिक्वेंसी जो होगी उसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे। तो पॉपुलेशन में 36% प्राणी कैसे हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट। तो सभी के सभी 36% गैमीट कैसे होंगे? कैपिटल बी टाइप के होंगे। पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगस की संख्या कितनी है? 48%। तो 2 प्रकार के गैमीट होंगे इनसे उत्पन्न, 24% होंगे कैपिटल बी, 24% होंगे स्मॉल बी। पॉपुलेशन में रिसेसिव होमोजाइगस की संख्या है 16%, इसीलिए सभी 16% गैमीट जो होंगे वो कैसे होंगे? स्मॉल बी टाइप के होंगे। प्रकार के, अब हम यहाँ से इनके कैलकुलेशन करते हैं। पॉपुलेशन में केवल 2 ही प्रकार के गैमीट उत्पन्न होंगे, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। कैपिटल बी प्रकार के गैमीट की संख्या कितनी हो जाएगी? अब 36 + 24 60%, और स्मॉल बी की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 + 16 इज इक्वल्स टू 40%। ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं यदि फर्टिलाइजेशन प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है तो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट क्या होंगे। ये एक तरफ स्पर्म और दूसरी तरफ ओवम दे रखा है। यदि हम इनकी मेटिंग करते हैं तो क्या आएगा? देखो, स्पर्म कैपिटल बी, ओवम कैपिटल बी से करेगा, जीन फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी? 60 × 60 डिवाइडेड बाई 100, 36% कैपिटल बी
फिर ये आप तीनों बाकी के देखेंगे, 60 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 100, 24% कैपिटल बी स्मॉल बी, अगेन 24% स्मॉल बी कैपिटल बी एंड 16% स्मॉल बी। तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था हम वापस वहीं की वहीं आ गए। ये हमने रैंडम मीटिंग करी है, कोई भी किसी से भी मीटिंग कर सकता है। तो हमने स्टार्टिंग में 36% कैपिटल लिया था, 48% हेट्रोजाइगस लिया था एंड 16% होमोजाइगस रिसेसिव लिया था। इन जो रिजल्ट हैं इनसे क्लियर हो जाता है कि पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन के पश्चात भी सभी प्रकार के प्राणियों की संख्या वही होती है जो कि हमने एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग में मानी थी, अर्थात पॉपुलेशन में जीन और जीन फ्रिक्वेंसीज कांस्टेंट रहती हैं, परिवर्तित नहीं होती हैं। कैपिटल बी स्मॉल बी की फ्रिक्वेंसीज को यदि हम स्मॉल पी और क्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो जीन बी जो गैमीट है और जीन स्मॉल बी जो गैमीट है उनकी मीटिंग यदि रैंडम हो तो इक्विलिब्रियम में कैपिटल बी और स्मॉल बी की फ्रिक्वेंसी जो होगी वो पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट रहेगी। इसको हम निम्न इक्वेशन के द्वारा समझ सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये जो इक्वेशन है ये प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है, इसी को हम हार्डी-वीनबर्ग लॉ कहते हैं। ये एक बायनॉमियल एक्सप्रेशन है, इसीलिए इसको बायनॉमियल स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट। यहाँ तक हमने देखा हार्डी-वीनबर्ग लॉ तक। बाकी इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं, इसका जो इफेक्ट है, इंपॉर्टेंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे देखेंगे।